हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरजेस बायोलॉजी में। और जैसा कि आपको पता है कि हम रिप्रोडक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे थे और इतने दिन के वीडियो में हमने जो है वो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट यानी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वो भी एंजियोस्पर्म में। तो वो हमारा पोर्शन जो कंप्लीट हो गया। तो कहने का मतलब है कि 12th की जो फर्स्ट यूनिट है वो हमारी पूरी हो गई है, जिसमें 4 चैप्टर थे। अब हम जो रिप्रोडक्शन को ही आगे जो जारी रखते हैं और जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दूसरा जो रिप्रोडक्शन है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, कि मानव में किस प्रकार से जनन होता है। तो आप यहाँ एक चीज जानते हो कि ह्यूमन जो है वो सबसे हायर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स के अंदर सबसे विकसित प्रकार का प्राणी है। और इसके अंदर जो है वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होगा वो होगा सेक्सुअल। तो मानव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको फर्स्ट जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो है 2 बातें होनी चाहिए। एक तो गेमेटोजेनेसिस और दूसरा फर्टिलाइजेशन। और मानव के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों ही काम होंगे। और गेमेटोजेनेसिस जो है तो इसमें 2 प्रकार के गेमेट बनेंगे, एक तो मेल गेमेट और एक बनेगा फीमेल गेमेट। और इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन से जो फिर जाइगोट का निर्माण होगा और जाइगोट जो एम्ब्रियो और एम्ब्रियो जो है वो आगे चल के फीटस और फीटस से नया बेबी बोर्न होगा। तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को देखते हो तो आपको एक चीज समझ में आती है कि मानव के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है तो मानव में 2 सेक्स, जिसे हम कह सकते हैं कि 2 लिंग पाए जाते हैं, अर्थात मेल और फीमेल 2 होंगे। और अगर मेल और फीमेल है तो यहाँ एक और विशेषता होती है मानव की, कि मानव के अंदर जो है वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है। देखो, डाई मतलब 2 और मॉर्फिज्म जो है उसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजी। तो इसका मतलब क्या है कि लैंगिक द्विरूपता। अगर आप लैंगिक रूप से देखो तो मानव में जो है वो लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, अर्थात मेल और फीमेल के कुछ कैरेक्टर जो होंगे उनके आधार पे हम जो उन दोनों में अंतर कर सकते हैं और ये निर्धारित कर सकते हैं कि मेल कौन और फीमेल कौन है। और ये जो है वो ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, मतलब कि लैंगिक परिपक्वता जब आती है तो लैंगिक परिपक्वता के दौरान सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे, जिनको हम सेकेंडरी जो है सेक्सुअल कैरेक्टर या द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो उन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के आधार पे हम नर और मादा या मेल और फीमेल उनके अंदर जो है अंतर कर सकते हैं। और इन अंतर के कारण ही या इनके बीच में जो अंतर है इसी को हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ये ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब लैंगिक परिपक्वता आती है तो हार्मोनों के कारण, जो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे, उन हार्मोनों के कारण जो नर और मादा या मेल और फीमेल के अंदर जो सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे और इन कैरेक्टर के आधार पे जो है मेल और फीमेल में जो डिफरेंट जो हमें पता चलता है। तो ये जो है वो लैंगिक द्विरूपता मानव में पाई जाती है। तो ये नॉर्मल बात होगी ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है मानव के अंदर, लिंग निर्धारण कैसे होगा। तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग निर्धारण जो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ हम ये जानते हैं कि अगर हम ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियस हो गया और इस न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए? 46। अगर मैं 46 की बात करूं तो यहां देखना कि ये 46 जो है वो 2 सेट में होते हैं। 23 के 2 जोड़े होते हैं। तो ये एक सेट ये हो गया
एक सेट जो हमारे अंदर या हमारे सेल में जो आता है वो पैटर्नल होता है, तो ये पैटर्नल, और एक माता से आता है तो उसको हम कहेंगे मैटरनल। तो एक सेट जो ये पूरा है इसको हम यानी यहाँ ये जितना भी जीनों की संख्या उसको हम कहते हैं जीनोम। तो जीनोम के दो सेट पाए जाते हैं, एक सेट जो पैटर्नल जो पिता से आता है, एक सेट जो होता है वो मैटरनल जो माता से आता है। अब अगर हम दोनों सेट की बात करें तो इनके अंदर 23 गुणसूत्र होते हैं, यानी 23 के दो जोड़े, तो 23 क्रोमोसोम होते हैं। और अगर मैं इन 23 की भी बात करूं तो यहाँ पे देखो कि अगर मान लो ये मेल है तो मेल है तो 23 के अंदर जो है वो 22 तो होंगे, ये 22 और 22 टोटल हो गए 44। ये तो होते हैं ऑटोसोम, जिनको हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं। और अगर मान लो ये मेल है, मैं मेल की बात कर रहा हूं, तो अगर ये मेल है तो 22 और 22 ये तो हो गए ऑटोसोमल, और एक जोड़ी जो 23वां जोड़ी बच गया, तो एक जोड़ी में जो दो क्रोमोसोम होंगे वो एक्स और वाई होगा, इसको हम कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। ये एक जोड़ी है, दो होते हैं, तो ये हो गए सेक्स क्रोमोसोम। ये इनको लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ऐसे ही अगर मैं फीमेल की बात करूं, ये मेल है, अगर मैं यहाँ फीमेल की बात करूं तो फीमेल के अंदर 22 तो सेम है, ये तो हो गए ऑटोसोमल। और अब जो सेक्स क्रोमोसोम जो एक जोड़ी बच गया वो फीमेल में एक्स और एक्स होता है, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहेंगे। तो ये मेल और फीमेल में फर्क होता है क्रोमोसोम्स का, कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो थोड़े अलग अलग होते हैं। मेल के अंदर एक वाई होता है जबकि फीमेल में दोनों के दोनों एक्स होते हैं, समान होते हैं। तो इस तरीके से टोटल जो है वो क्रोमोसोम संख्या जो एक सेल के अंदर मेल हो या फीमेल हो 46 होती है, जिनमें से जो 22 जोड़ी या 44 क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑटोसोमल काई क्रोमोसोम होते हैं, जो हमारी बॉडी का डिटरमिनेशन करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी सेल्स किस किस प्रकार के, बाहर जो बॉडी के कैरेक्टर वो इनसे आएंगे। और सेक्स का जो कैरेक्टर है या लिंग का जो निर्धारण है वो सेक्स क्रोमोसोम से होता है, जो मेल के अंदर एक्स और वाई होता है, फीमेल में एक्स और एक्स होता है। तो अब देखो कि हमने ये जान लिया कि मेल और फीमेल जो है, यहाँ मैं मेल लिख रहा हूं और इस तरफ फीमेल लिख, तो यहाँ हमने देख लिया कि मेल के अंदर जो 22 + 22 जिनको हम 44 कर रहे हैं ये, और प्लस एक्स और वाई, और फीमेल में हम लिख रहे हैं 44 + एक्स और एक्स। तो ये जो कंडीशन होती है टोटल जो यानी 22 23 जोड़े जो टोटल होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं डिप्लॉयड। और अगर 23 ही क्रोमोसोम है तो उसको हम हैप्लॉयड कंडीशन कहते हैं। अब ध्यान दो यहाँ पे कि अगर हम इनके सेक्स क्रोमोसोम को देखें दोनों की, तो यहाँ देखो कि यहाँ पर जो दोनों क्रोमोसोम है वो समान है, दोनों के दोनों समान है एक्स और एक्स, जबकि यहाँ पे दोनों असमान है, एक एक्स है और एक वाई है। तो इससे जो है एक चीज जो है हमें समझ में आती है कि यहाँ मेल डिटरमिनिंग जो फैक्टर है वो कौन सा है, वाई। तो हम इस वाई को कहेंगे मेल डिटरमिनिंग फैक्टर, यानी कि जो ये निर्धारित करेगा कि होने वाला जो चाइल्ड है या अगली पीढ़ी की जो संतान है वो मेल होगी या फीमेल होगी, इसका निर्धारण वाई क्रोमोसोम करेगा। इनसे साफ ही मतलब हमें पता चलता है, क्योंकि इसके पास तो दोनों समान है और इसके पास में जो एक वाई है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये दोनों समान है, तो ये हो गया होमोजेनेटिक का मतलब हो गया समान। जबकि अगर हम मेल की बात करें तो मेल में असमान है, तो हम इसको कहेंगे हेटेरोजेनेटिक, यानी कि मेल के जो क्रोमोसोम होते हैं वो हेटेरोजेनेटिक होते हैं, जबकि फीमेल के होमोजेनेटिक होते हैं, समान होते हैं। तो अब यहाँ देखो कि अगर मान लो इनसे अगली पीढ़ी में जो संतान होने के जो किस प्रकार से चांसेस रहेंगे, तो मैं अगर यहाँ बात करूं तो फीमेल में मान लो ये क्रोमोसोम है, अब आपको पता है कि ये एक सेल है जेनेटिक सेल मान लो ये, और इस जेनेटिक सेल्स के अंदर ये क्रोमोसोम संख्या है। अब ये गैमेट बनाएगी, और जब ये गैमेट बनाएगी तो क्रोमोसोम की संख्या जो आधी हो जाएगी,
क्योंकि मियोसिस के द्वारा बनता है। मियोसिस जो होता है रिडक्शनल डिवीजन है, जिसके अंदर जो क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाती है। तो अब अगर आधी संख्या होगी तो यहाँ पर दो प्रकार के गेमेट बनेंगे। ध्यान देना कि इसकी आधी तो होगी 22 एक साइड का, क्योंकि ये समालिस है ना, तो 22 एक्स और एक्स, तो एक गेमेट तो यहाँ से बनेगा, एक गेमेट यहाँ से बनेगा। तो ये एक जो गेमेट है जो अगुणित होगा उसमें 22 एक्स होगा, दूसरे में भी क्या होगा 22 एक्स। तो देखो एक सेल से जो बनने वाली सेल्स है उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम तो समान है, इसलिए हम इसको होमोजेनिटी कहते हैं, क्योंकि गेमेट जो बनेंगे वो समान ही बनेंगे। तो इसके अंदर दो गेमेट जो एकदम समान बनेंगे, या इनके बाद में जो एक सेल से जो चार बनते हैं चारों के चारों सेम ही होंगे, उन चारों के अंदर जो किसी प्रकार का कोई दूसरा गेमेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखो कि दो प्रकार के गेमेट बनेंगे, एक तो बनेगा 22x और दूसरा बनेगा 22y। तो ये दो प्रकार के गेमेट बनेंगे। अब फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस होते हैं वो तो 50-50 होते हैं। अब डिपेंड इस पर करता है कि फीमेल का चाहे कोई सा ही गेमेट हो इन दोनों में से, फीमेल का चाहे कोई सा ही गेमेट हो, अब फर्क इस बात का पड़ता है कि मेल का जो गेमेट है या मेल का जो गेमेट जिसको हम कहते हैं स्पर्म और इसको हम कहते हैं ओव्यूम। तो इस ओव्यूम के यानी ओव्यूम तो सेम है, अब इस ओव्यूम के साथ में मेल का कौन सा गेमेट अगर एक्स वाला जाके जुड़ता है तो हो गया 44 प्लस XX, अगर y वाला जुड़ता है तो हो गया 44 प्लस XY। तो देखो अगर मेल का एक्स वाला गेमेट या शुक्राणु अंडे के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है, फ्यूजन करता है, तो फीमेल होने के मतलब फीमेल होगी अगला जो चाइल्ड होगा। और अगर मेल का वाई वाला जो क्रोमोसोम वाला जो गेमेट है शुक्राणु अगर अंडे के साथ में फर्टिलाइजेशन करता है तो नर होगा। तो संतान होने की जो चांसेस है वो 50-50 होते हैं, क्योंकि प्रायिकता जो है वो बराबर है दोनों तरफ की, क्योंकि दोनों में से एक है तो 50-50 प्रायिकता है और 50-50 है तो मतलब चांसेस भी 50-50 होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और देखना कि इस पूरे डिस्कशन में हमने ये देखा है कि यहाँ पे जो मेल डिटरमिनिंग जो फैक्टर है वो है मेल का वाई क्रोमोसोम। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब कि अगली पीढ़ी में अगर बच्चा जो है वो मेल होगा या फीमेल होगा, ये किस पर डिपेंड करता है, ये पिता पर डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है तो पिता पर डिपेंड करेगा। यानी पिता का अगर वाई क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो माँ के अंडे के साथ में अगर फर्टिलाइजेशन करता है तो आगे के जो चांसेस है वो मतलब जो अगली जो पीढ़ी है वो मेल होगी। तो इसके लिए जो जिम्मेदार पर्सन होता है वो मेल होता है, जबकि हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति के अंदर जो शुरू से ही इसके लिए जिम्मेदार जो फीमेल या माँ को माना जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप अगर इस पूरे डिस्कशन में देखो तो यहाँ पर मेन जो मेल डिटरमिनिंग फैक्टर है वो वाई क्रोमोसोम, और वाई क्रोमोसोम जो होता है वो मेल के अंदर पाया जाता है। तो ये जो है एक धारणा जो पूरी बिल्कुल गलत है। एक पढ़ा लिखा आदमी जो है वो इस तरीके की धारणा को नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी हमारे गाँव में जो अनपढ़ लोग होते हैं वो फीमेल या माँ को जो इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। अब यहाँ ये देखो कि वाई क्रोमोसोम के अंदर वो कौन सा फैक्टर है जो मेल के लिए उत्तरदायी होता है, यानी मेल जो चाइल्ड है अगला जो अगली पीढ़ी जो है उसका जो संतान है वो मेल होगा, इसके लिए वो कौन सा फैक्टर है जो वाई क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो समझो यहाँ पे कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद में जो फर्स्ट सेल बनती है उसको हम कहते हैं जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस होता है और इससे जो है एम्ब्रियो डेवलप होता है। और एम्ब्रियो जो आगे चल के जब इसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये मान लो एम्ब्रियो है और इस एम्ब्रियो में ऑर्गेनाइजेशन होगा और ऑर्गेनाइजेशन से फीटस बनेगा। अब हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन तो आप जानते हो कि जब जाइगोट है, जाइगोट में पहले मोरुला अवस्था आती है 16 कोशिकीय, फिर इसके बाद में ब्लास्टुला अवस्था आती है जो 32 से 64 कोशिकीय होती है, और ब्लास्टुला के बाद में जो है वो गेस्टुलेशन होता है। गेस्टुलेशन के दौरान जो है वो मतलब जनन स्तर या जर्म लेयर बनती है 3, जिनको एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म कहते हैं। और इन्हीं जर्म जो लेयर है इनसे जो फिर अलग अलग जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो ये ऑर्गन्स का निर्माण होना ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर
हम गैस्ट्रुलेशन कह सकते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद में जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो हमारी बॉडी के जो पार्ट बनने शुरू हो जाएंगे। बॉडी के पार्ट बनने के बाद में हम इसको फीटस कहेंगे और फीटस के बाद में जब ये जन्म लेता है तो इसको नियोनेट कहते हैं। इतना हम जानते हैं। अब यहाँ समझो कि ऑर्गेनाइजेशन जो अभी हुआ नहीं है और यहाँ पर जो सेल्स का पूरा जो एक ग्रुप है, जो टोटिपोटेंट सेल्स है, अविभजित कोशिकाएं हैं, जो अभी किसी भी ऑर्गन के अंदर एक इनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ, ये विभेदित नहीं हुई है। इनमें इतनी ताकत है कि ये किसी भी सेल के अंदर या किसी भी सेल के रूप में रूपांतरित हो सकती है, बदल सकती है, किसी भी ऑर्गन का निर्माण कर सकती है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये इतना जो पोर्शन है, हम ऐसे मान के चलते हैं कि ये इतना सा पोर्शन है, वो आगे चल के गोनेड बनाएगा मेरे जनरल। जब फेट मैपिंग होती है, इस दौरान फेट मैपिंग कहेंगे हम, तो फेट मैपिंग में यही निर्धारण होता है कि कौन कौन सा जो पार्ट है इसके सेल्स का जो पूरा एक मास है, इसमें से कौन कौन सा पार्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के दौरान कौन कौन से अंग का निर्माण किया। तो फेट मैपिंग के दौरान अगर मैं मानूं कि इतना सा पार्ट जो गोनेड बना रहे हैं, अब अगर ये गोनेड बनाएगा तो यहाँ ध्यान रखना कि यहाँ पर जो बनने वाला गोनेड है वो कौन सा है, ओवेरी। हर वक्त ओवेरी बनता है। अब मान लो कि ये जो है वो क्रोमोसोम इसके अंदर, यानी इस जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 22 X और Y है। अगर X है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओवेरी बनेगा। अगर ये जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जो क्रोमोसोम संख्या वो इस तरीके से है जीनोम में, तो ये बनने वाला जो है, इससे जो बनने वाला गोनेड है, इस पोर्शन से वो ओवेरी बनेगा। लेकिन मान लो यहाँ पर ये हो 44 प्लस XY, तो यहाँ पे क्या होता है कि इस हमारी जो सेल्स है इसके अंदर ये जो क्रोमोसोम है, ये तो हो गया X, ये तो लंबा है, और Y हम जानते हैं कि छोटा होता है, इस तरीके की आकृति है। तो ये जब मियोसिस होता है तो मियोसिस के दौरान Y क्रोमोसोम का सिर्फ इतना सा जो पोर्शन है जिसको हम होमोलोगस कहते हैं, ये दोनों यानी इतना पोर्शन जो होमोलोगस होगा इसके, तो इतने पोर्शन के साथ में ये होमोलोगस हो गया। ये सिनेप्सिस के दौरान, यानी इसमें सिनेप्सिस होगा, और सिनेप्सिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर भी होगा। तो कहने का मतलब है कि ये X क्रोमोसोम के साथ में जीन विनिमय कर लेते हैं, तो यहाँ कुछ नए कैरेक्टर आ सकते हैं। लेकिन ये इतना जो पोर्शन है इसको नॉन होमोलोगस पोर्शन कहेंगे। और ये जो नॉन होमोलोगस पोर्शन है ये सिनेप्सिस के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं करता। ये इतने जीन जो है, यानी इतने क्रोमोसोम के ऊपर उपस्थित जीन जो होते हैं वो सिर्फ अकेले ही, कभी भी उनके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। और इस पोर्शन के अंदर एक जीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं SRY जीन। इस पोर्शन में होगी, नॉन होमोलोगस पोर्शन के अंदर होगी। क्यों? क्योंकि ये अलग है, ये नॉन होमोलोगस है, ये क्रॉसिंग ओवर नहीं करता, सिनेप्सिस नहीं होगा होता है इसके साथ में। और इसके अंदर एक जीन होती है जिसको हम SRY जीन कहेंगे। और आपको पता है कि जीन जो है वो आगे चल के प्रोटीन बनाएगी। तो यहां पर ये जीन जो है, जब ये प्रोटीन, यानी कहने मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो हर जीन से कोई ना कोई प्रोटीन बनेगी, और इससे जो प्रोटीन बनेगी उस प्रोटीन को हम कहेंगे TDF। ये प्रोटीन बनेगी, ये स्पेशल ध्यान रखना, TDF। इसका पूरा नाम है टेस्टिस डिटरमिनिंग फैक्टर। और ये जो फैक्टर है, ये जो प्रोटीन है, वो क्या करेगी, ओवेरी को सप्रेस करेगी। यानी यही वो फैक्टर है जो इस नॉन होमोलोगस पोर्शन के ऊपर उपस्थित है Y जीन के, जिसके द्वारा ओवेरी सप्रेस होगी, ओवेरी के निर्माण को रोका जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ओवेरी नॉर्मल बनती है, लेकिन ये फैक्टर ओवेरी को रोकता है,
और किसको निर्माण को बढ़ाता है, टेस्टिस निर्माण को बढ़ाएगा, तो टेस्टिस निर्माण करेगा, यानी इससे वर्षण का निर्माण होगा। तो ये जो है वो फैक्टर है जो ओवेरी के निर्माण को रोककर और वर्षण के निर्माण को प्रेरित करता है। और इससे क्या होगा कि अब ये जो पोर्शन है वो आगे चल के और ओवेरी की जगह, यानी जो ओवेरी बन रही है इस ओवेरी की जगह टेस्टिस बनेगा, यानी इसकी जगह पर वर्षण का निर्माण होगा। और फिर ये जो है वो आगे चल के जो आगे न्यूनेट जो आगे जो जन्म लेने वाला वो लड़का या मेल होगा। तो ये वो फैक्टर है जो वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस पोर्शन है उसके SRY जीन के द्वारा निर्मित होता है और इससे जो है वो टेस्टिस निर्माण प्रेरित होता है। तो ध्यान रखना कि ओवेरी निर्माण को कोई बढ़ावा नहीं देता, जबकि टेस्टिस निर्माण वर्षण निर्माण को जो एक फैक्टर होता है जो बढ़ावा देता है। तो नॉर्मल कंडीशन में ओवेरी बनती है, लेकिन अगर वाई क्रोमोसोम है तो देखो यहाँ पर अपन ने 3 स्थितियां देखी थी, x और y। तो पहली ये x, फिर ये दूसरी x और y, फिर x और y। तो ये 2 कंडीशन जो है इनमें तो ओवेरी बढ़ेगा अपने आप ही, इनमें कोई किसी को प्रेरित नहीं करेगा। लेकिन ये कंडीशन आती है वाई क्रोमोसोम जो वो टेस्टिस निर्माण को प्रेरित करता है और इस तरीके से जो सेक्स का डिटरमिनेशन होता है। धन्यवाद।